4 जून 1978 की बात है। मोटरसाइकिलिस्ट का एक ग्रुप जिसमें 16 साल का रोजर कॉच भी था, पूमा फॉरेस्ट नेशनल पार्क के ट्रेल्स पे घूम रहे थे। अब गर्मी का मजा लेते हुए उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज दिखी। उन्हें एक फॉरेस्ट सर्विस ट्रेलर दिखा जो पूरी तरह से खाली और गंदा था। ट्रेलर का एक विंडो भी टूटा हुआ था। क्यूरियस होकर उन्होंने तुरंत उस ट्रेलर में जाकर उसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि किस्मत से वो इस सेंचुरी की सबसे बड़ी मिस्ट्री में अपना हाथ डालने वाले हैं। ये कहानी द यूबा काउंटी की है, जहां 5 आदमी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में गायब हो गए थे। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती चली गई, पूरी की पूरी गुत्थी सुलझने की जगह और ज्यादा कंफ्यूजिंग होने लगी। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 5 जवान आदमी, टेड वियर, गैरी माथियास, बिल स्टर्लिंग, जैक मैड्रूगा और जैक ह्यूट, ये वही लोग हैं जिनके रहस्य ने साल 1970s के उस वक्त में सबको हिला कर रख दिया था। ये लोग अपनी अर्ली 20s से अर्ली 30s के बीच के थे और हर एक को कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल या साइकाइट्रिक डिसेबिलिटी थी। अब इन्हीं इशू की वजह से ना ये अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि ये पूरी तरह से स्टूपिड थे। नॉर्मल काम करने के लिए इनके पास अच्छा खासा दिमाग था। उनके फैमिली और फ्रेंड्स उन्हें द बॉयज के नाम से जानते थे। ये सभी के सब ना अच्छे दोस्त थे जो हर वक्त साथ रहते थे और उनका फेवरेट टाइम पास स्पोर्ट्स, खास करके बास्केटबॉल खेलना था। अब ये सभी लोग गेटवे फाउंडेशन के थ्रू मिले थे जो युवा सिटी वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर में था। द बॉयज ने एक बास्केटबॉल टीम के लिए भी खेला था जिसका नाम था गेटवे गेटर्स और ये टीम फाउंडेशन के सपोर्ट से चलती थी। अब उनकी डिसअपीयरेंस इतनी अजीब और इंटरेस्टिंग क्यों है, ये समझने के लिए जरूरी है कि इन स्पेशल लोगों के बारे में हम थोड़ी और चीजें जान ले। तो सबसे पहले जैक ह्यूट, जो तब 24 साल के थे, ये ग्रुप के सबसे शर्मीले इंसान थे। 29 मार्च 1953 को जन्मे जैक को स्पीच इम्पेडिमेंट और लिटरेसी की प्रॉब्लम्स थी, इसलिए दूसरों से बात करना उनके लिए मुश्किल होता था। उनका बेस्ट फ्रेंड टेड वियर उनकी इस मामले में मदद करता था, खास करके फोन कॉल्स में। जैक को घर से दूर रहना पसंद नहीं था और उनके फादर कहते हैं कि उसके दोस्त उसकी अच्छी केयर करते थे। दूसरे गैरी माथियास 25 साल के थे और 15 अक्टूबर 1952 को जन्मे थे। गैरी का पास्ट काफी ट्रबल्ड रहा था, जिसमें ड्रग अब्यूज और पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया भी शामिल था, जिसकी वजह से उन्हें आर्मी से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। ओरेगोन से हिचहाइक करते हुए और लंबा सफर करके वो कैलिफोर्निया वापस आए और अपनी मॉम और स्टेप फादर के साथ रहने लगे। उन्होंने अपनी लाइफ को स्टेबल किया और अपने स्टेप फादर के गार्डन बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया। अब गैरी इस ग्रुप का एक मेंबर था जो कि ड्राइविंग लाइसेंस रखता था और कुछ महीने पहले ही ग्रुप में शामिल हुआ था। तीसरे बिल स्टर्लिंग 29 साल के थे और 5 अप्रैल 1949 को जन्मे थे। बिल काफी आउटगोइंग और रिलीजियस थे और हाई स्कूल से ग्रेजुएट भी थे। उनके बास्केटबॉल कोच कहते हैं कि बिल ग्रुप में सबसे इंटेलिजेंट था। चौथे आदमी जैक मैड्रूगा 30 साल के थे और 18 जून 1947 को जन्मे थे। शाई और रिजर्व रहने वाले जैक ने आर्मी में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम किया था और बाद में डिश वॉशर बन गया था। उनके पास एक 1969 मर्क्यूरी मोंटेगो कार थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। इसी कार में द बॉयज का ग्रुप घूमने जाया करता था। आखिरी आदमी टेड वियर 32 साल का था और 26 दिसंबर 1946 को जन्मा था। टेड जैक का बेस्ट फ्रेंड और ग्रुप का सबसे आउटगोइंग और फ्रेंडली मेंबर था। टेड के पास बहुत कम कॉमन सेंस था, जैसे कि वो स्टॉप साइंस को नहीं समझ पाता था और डेंजरस सिचुएशन में भी वो ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाता था। टेड के सोशल नेचर और वार्मथ ने उसे सभी के बीच सबसे पॉपुलर बना दिया था। अब इन पांचों की यूनिक क्वालिटीज और स्ट्रगल्स की वजह से ही उनकी डिसअपीयरेंस और भी अजीब और पजलिंग हो गई थी। अब आते हैं असली कहानी पर। 25 फरवरी 1978 को 5 दोस्तों का ये ग्रुप एक स्पेशल इवेंट का इंतजार कर रहा था। ये सब बास्केटबॉल के बड़े फैन थे और गेटवे गेटर्स टीम के प्लेयर्स थे। उनका प्लान था स्कामेंटो स्पेशल ओलंपिक्स में कम्पीट करना, जहां जीतने पर उन्हें लॉस एंजलिस में 1 हफ्ते की वेकेशन मिलने वाली थी। ये उनके लिए बड़ा मौका था और वो इसे मिस नहीं करना चाहते थे। 24 फरवरी को उन्होंने शिको कैलिफोर्निया में अपनी फेवरेट टीम यूसी डेविस का मैच देखा। गेम बहुत ही एक्साइटिंग था और सब बॉयज अगले दिन के कंपटीशन के लिए एक्साइटेड थे। उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म्स रात को ही रेडी कर ली थी और अपने पेरेंट्स से कहा था कि सुबह जल्दी उठाए ताकि वो गेम के लिए लेट ना हो। मार्डुगा ड्राइविंग कर रहा था और उन्हें शिको तक ले गया। यूसी डेविस उस मैच में जीत गया और बॉयज काफी ज्यादा खुश हो गए। रात को बहुत लेट हो गया था और उन्होंने बेयर्स मार्केट में स्नैक्स, मिल्क और सोडाज खरीदा। शॉप ओनर ने उन्हें गुस्सा होकर याद दिलाया कि वो क्लोजिंग टाइम से पहले लास्ट कस्टमर थे। अब मार्केट से निकलने के बाद बॉयज को घर वापस आना था क्योंकि अगले दिन उनका गेम था, लेकिन वो वापस
कभी नहीं आ पाई। जब उनके पेरेंट्स ने देखा कि वो रात को घर नहीं आए तो उन्हें चिंता हुई और उन्होंने तुरंत अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और युबा सिटी और शिको के बीच के 50 माइल स्ट्रेच में सर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने अज्यूम किया कि बॉयज वहीं पर कहीं पर होंगे, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चल पाया। 3 दिन बाद यानी कि ट्यूसडे 28 फरवरी 1978 को जैक मार्डुगा की कार मिल गई, लेकिन कार एक्सपेक्टेड एरिया यानी कि शिको और युबा सिटी के बीच नहीं मिली थी। ये कार पूमा नेशनल फॉरेस्ट में मिली थी, जो युबा सिटी से 38 माइल्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, यानी बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में। कार बिल्कुल ठीक कंडीशन में थी, लेकिन अबेंडन थी, विंडोज डाउन थे और कीज भी मिसिंग थे। कार के अंदर कुछ स्नैक रैपर्स भी मिले थे जिन्होंने मार्केट से खरीदा था, लेकिन कार वहां पर क्यों छोड़ी गई ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस ने तुरंत ही सर्च को पूमा नेशनल फॉरेस्ट पर फोकस किया, लेकिन सीवियर वेदर और हेवी स्नो की वजह से सर्च डिले हो गई और स्प्रिंग तक यानी कि ऑलमोस्ट 5 महीने तक ऑफिशियल्स कुछ भी नहीं कर पाए। अब 4 जून 1978 को रॉजर कॉच यानी कि हमारी स्टोरी के मोटरसाइकिलिस्ट और उनके दोस्तों ने फॉरेस्ट में एक एबेंडन ट्रेलर देखा। उन्हें पहले तो एक हॉरिबल स्मेल आई, लेकिन रॉजर ने करेज दिखाकर ट्रेलर के अंदर देखा। वहां पर उसे टेड वियर की बॉडी मिली। टेड वियर की बॉडी बुरी तरह सड़ चुकी थी। उसकी मौत एक्सपोजर और स्टारवेशन से हुई थी। वियर ने 80 पाउंड्स लूज किए थे और उसके बॉडी पर एक बियर्ड भी आ गई थी। इन्वेस्टिगेटर्स को यह पता चला कि वियर ट्रेलर में लगभग 2 महीने से रह रहा था। ट्रेलर में फूड रैशंस और प्रोपेन भी मिला, लेकिन सिर्फ 12 केन्स खुले हुए थे और प्रोपेन को यूज भी नहीं किया गया था। माथियास के शूज भी ट्रेलर में मिले, जो ये दर्शाते हैं कि माथियास और वियर दोनों उस ट्रेलर तक पहुंचे थे। ट्रेलर कार से लगभग 30 किलोमीटर दूर था, जो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, खास करके स्नोवी कंडीशन में। वियर की बॉडी मिलने के बाद सर्च फिर से शुरू हुई। अब 2 दिन के बाद 6 जून को जैक मार्डुगा और बिल स्टर्लिंग की बॉडीज मिली। ये बॉडीज एक कैनियन रोड के साइड पर मिली थी। वियर की बॉडी लोकेशन से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर साउथ की तरफ थी। उनकी बॉडीज हेवीली डीकंपोज्ड हो चुकी थी। मार्डुगा के पास कार के कीज भी मिले थे। 7 जून को जैक ह्यूट की बॉडी मिली, जो वियर के लोकेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी। अब देखो, ट्रेजेडी ये थी कि जैक के अपने फादर ने अपने बेटी की बॉडी डिस्कवर की थी। अब 4 लोगों की बॉडीज मिल गई थी, सिर्फ गैरी मैथियास मिसिंग था। एक्सटेंसिव सर्च के बावजूद मैथियास नहीं मिला और सर्च को 20 जून 1978 को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। यह केस इतना अजीब इसीलिए है क्योंकि किसी को ये नहीं समझ आ रहा था कि कार और इतने सारे खाने के सप्लाईज होने के बाद भी उनकी मौत भूख और ठंड से कैसे हो सकती थी, वो भी ऐसे एरिया में जहां लोग आते जाते रहते हैं। उनके पास ट्रेलर में हीटिंग ऑन करने का ऑप्शन भी था, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। अब बॉयज का लास्ट कंफर्म्ड साइटिंग बेयर्स मार्केट में रात के 10 बजे हुआ था, लेकिन एक और साइटिंग है जो हो सकता है उनसे रिलेटेड हो, लेकिन इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता। देखो, उसी रात जोसेफ स्कॉन्स पूमा नेशनल फॉरेस्ट के रास्ते से गुजर रहे थे जब उनकी कार स्नो में अटक गई थी। वो वहां पर बिल्कुल अकेले थे कि तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। गर्मी के लिए जोसेफ कार में ही बैठे रहे और मदद का इंतजार करने लगे। रात के 12 बजे के आसपास उन्होंने दूर से 2 पेयर्स ऑफ हेडलाइट्स देखी और एक ग्रुप ऑफ लोगों को देखा जिनमें एक वुमेन और एक बेबी भी था। अब जोसेफ ने हेल्प के लिए चीख लगाई, लेकिन ग्रुप ने अपनी हेडलाइट्स बंद कर दी और उसकी मदद नहीं की। बाद में जोसेफ ने एक और कार देखी जो व्हाइट और टर्क्विस 1969 मर्क्यूरी मॉन्टेगो थी और जिसकी हेडलाइट्स बंद थी। जोसेफ को उस कार के इंपॉर्टेंस का पता नहीं था और वो अपने हार्ट अटैक के लिए मदद लेने टाउन चला गया। बाद में जोसेफ ने युबा काउंटी के 5 के डिसअपीयरेंस के बारे में सुना और रियलाइज किया कि उसने जैक मार्डुगा की कार को देखी थी। अब इससे कुछ सवाल तो उठते हैं, वो लोग कौन थे जो उस रास्ते बॉयज के साथ थे, क्यों उन्होंने जोसेफ की मदद नहीं की, और ये सब क्वेश्चन केस को और ज्यादा अजीब बनाते हैं। फैमिलीज ने कहा कि द बॉयज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे और किसी को भी मुसीबत में देखकर वो जरूर अपनी कार रोकते। अब ये केस और ज्यादा अजीब तब हो जाता है जब हम ये सोचते हैं कि आखिर वो पूमा नेशनल फॉरेस्ट इतनी रात को करने क्या गए थे। चलिए मान लेते हैं कि उस रात द बॉयज के साथ दूसरे भी लोग थे। अब सवाल ये आता है कि वो दूसरे लोग मिसिंग क्यों नहीं हो गए और सिर्फ बॉयज ही इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में कैसे फंस गए। अब इन सभी चीजों से ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरीज निकाली जा सकती है। सबसे पहली थियरी है
फ्रेंड थियरी। एक थियरी कहती है कि बॉयज फॉब्स टाउन में गैरी माथियास के दोस्त से मिलने जा रहे थे। बेड्स मार्केट से स्नैक्स लेने के बाद माथियास ने शायद उन्हें फॉब्स टाउन चलने के लिए मना लिया होगा। अब हो सकता है कि उन्हें रास्ते में ही घूम फिर के कार से उतरना पड़ा और एक ट्रेलर में चले गए जहां उनकी ठंड से मौत हो गई। लेकिन ये थियरी इसीलिए डाउटफुल है क्योंकि इतना दूर जाने और घर से दूर रहने का उनका प्लान उनकी थिंकिंग से मैच नहीं करता। एक और थियरी कहती है कि बॉयज कुछ लोगों से मिले और उनके साथ जंगल में चले गए। हम नहीं जानते कि ये लोग कौन थे और क्यों बॉयज जंगल में चले गए। हो सकता है कि ये लोग फ्रेंडली हो या शायद उनकी कोई बुरी नीयत हो। उन्होंने बॉयज को वही छोड़ दिया होगा और वो फॉरेस्ट में ही गुम हो गए। जैक मैड्रूगा की मां कहती है कि कोई और इंसान कार को जंगल में ले आया। कार को कुछ डैमेज नहीं हुआ और विंडोज भी डाउन थे, जो जैक कभी नहीं करता था। कुछ लोग सोचते हैं कि माथियास जानबूझकर बॉयज को जंगल में ले गया था, लेकिन ये थियरी इतनी स्ट्रांग नहीं लगती। अब अगर उसे बॉयज को हार्म करना ही था तो उसका ये प्लान काफी कॉम्प्लेक्स और फ्लॉड नजर आता है। कोई फाउल प्ले का साइन भी पुलिस को नहीं मिला था और माथियास की सिजोफ्रेनिया भी इस केस को एक्सप्लेन नहीं करती। अब एक और पॉसिबिलिटी ये है कि गुम होने के बाद माथियास ने टेड के ज्यादा गर्म बूट्स ले लिए और हेल्प या रास्ता ढूंढने की कोशिश में बाहर निकल गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई होगी। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी युबा काउंटी 5 केस अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं दे पाया है। हमें ये तो पता है कि द बॉयज कैसे मरे और कितना टाइम उन्होंने जंगल में सरवाइव किया, लेकिन ये समझ नहीं आता कि वो वहां पर गए ही क्यों थे। क्या कोई उन्हें बहला फुसला के और स्टूपिड समझकर मजाक में उन्हें वहां पर ले गया था, या फिर वो फॉब्स टाउन में किसी दोस्त से मिलने जा रहे थे। उन्होंने अपनी कार क्यों छोड़ी, ऐसा कोई भी सबूत हमें नहीं मिला जो कि इन सवालों के जवाब दे पाए और आज भी ये केस एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। वैसे आपको क्या लगता है कि आखिर इन पांचों दोस्तों के बीच ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसके कारण इनमें से 4 की बॉडीज मिली और 1 का नहीं मिला, और आखिर इनका अंत भूखमरी से क्यों हो गया? आप अपनी थियरी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे फ्लाइट की जो कि मिड एयर में ही कहीं गायब हो गई थी। एक ऐसा फ्लाइट जो अमेरिका से वियतनाम जा रहा था और जिसमें आर्मी के लोग बैठे हुए थे, लेकिन वो एयरक्राफ्ट बीच हवा में ही कहीं गायब हो जाता है और उसके बाद किसी को उसका एक टुकड़ा तक नहीं मिलता। या आखिर वो गया कहां? पर क्या है ये पूरी स्टोरी, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।